नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य। अतरौलिया नगर पंचायत में शंभू माता मंदिर प्रांगण में 3 जून से गायत्री परिवार द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके प्रथम दिन कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व पुरुषों द्वारा कलश उठाया गया। कलश यात्रा शंभू माता मंदिर से प्रारंभ होकर दुर्गा मंदिर, ठाकुर द्वारा, रामभरण चौक, हनुमानगढ़ी, गोविंद तिराहा, गोला क्षेत्र, बब्बर चौक होते हुए पुणे शंभू माता मंदिर पर जाकर समाप्त हुआ। कलश यात्रा में आचार्य श्री राम शर्मा तथा गायत्री माता की गगनभेदी जयकारे लगाए जा रहे थे तथा वैदिक मंत्र के साथ साथ गायत्री मंत्र का भी जाप किया जा रहा था। कलश यात्रा के आगे आगे मां गायत्री की भव्य झांकी तथा ढोल नगाड़े व पारंपरिक वाद्य यंत्र का ध्वनि की जा रही थी। कलश यात्रा नगर के जिस हिस्से से गुजरती थी, लोगों द्वारा मां गायत्री के चित्र पर उसको वर्षा कर रहे थे तथा कलश यात्रा में शामिल महिलाओं को जगह जगह जलपान की भी व्यवस्था कर रहे थे। कलश यात्रा जम्मू माता मंदिर पहुंचा तो गायत्री परिवार की परंपरा अनुसार कलश उठाए हुए महिलाओं की भव्य आरती की गई। आज सुनाते हैं कि गायत्री परिवार के उमेश यादव ने क्या कुछ कहा। ये कितने दिवसीय यज्ञ है और ये कलश यात्रा कहाँ से होकर के कहाँ समाप्त हुआ, कुछ इसके बारे में गायत्री परिवार की तरफ से ये शांति कुंज के तत्वावधान में गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया है और ये कलश यात्रा आज 7 अप्रैल को शंभू माता मंदिर से निकल करके दुर्गा चौक पर होते हुए फिर बोंडवाल चौक गई, वहाँ से गोला बाजार होते हुए पुनः जो है बब्बर चौक गई, बब्बर चौक से दुर्गा मंदिर होते हुए शंभू माता मंदिर पर आ गई है। और यज्ञ का कार्यक्रम 3 दिन का है। आज 7 तारीख है, फिर 8 और 9 को भी चलेगा। सुबह जो है गायत्री यज्ञ हुआ करेगा और शाम के समय 4 बजे से 7 बजे तक पावन प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन किया गया है। इसमें गायत्री महाविद्या के तत्वदर्शन के बारे में जो है शैक्षिक और जो है प्रैक्टिकल दोनों के बारे में बताने के लिए गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई वीरेंद्र यादव जी आए हुए हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि 12 बजे कार्य चलता रहेगा। ये गायत्री यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? गायत्री परिवार के द्वारा गायत्री यज्ञ करने का उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में जो तमाम सारी कुरीतियां हैं, आज जो है दहेज को लेकर के कितनी बहन बेटियों के जो है हाथ पीले करना जो है बहुत कठिन हो जा रहा है। हर जगह जो है देखिए जहाँ पर वहाँ पर भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार का एकदम बोलबाला है और जो दहेज का दानव मुख बाय खड़ा है। नशा के बारे में देखें तो पता चलता है कि जैसे ही एक कठोर परिश्रम करने वाला जैसे ही शाम को मजदूरी पाता है, तुरंत जो है नशे के ठेके के पर जाता है और दारू पी करके पहुंचता है। घर में चाहे परिवार के लिए 2 रोटी की व्यवस्था हो न हो, वही पैसा अगर अपने बाल बच्चों के ऊपर शिक्षा पर खर्च करे तो उसके परिवार का आर्थिक और सामाजिक दोनों विकास हो। गायत्री परिवार का उद्देश्य है पहले व्यक्ति निर्माण, हम अपना सुधार कर लें, उसके बाद परिवार निर्माण, और परिवार निर्माण का सुधार हो गया तो फिर उसके बाद जो है हम समाज निर्माण के लिए अपना समय निकालें। जीवन के समय का एक भाग जो है हम समाज निर्माण के लिए अगर समय। आपका नाम क्या सर? वीरेंद्र यादव। सर, पता चला कि आप रिटायर एयरफोर्स से हैं और रिटायर होने के बाद ही आपने गायत्री परिवार को ज्वाइन कर लिया, तो इसमें ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा आपका? वास्तव में उस समय जब हम जुड़े थे, हम विषम परिस्थितियों में फंसे हुए थे और समस्याओं का कोई निदान नहीं मिल रहा था। एक प्रेरणा मिली, गायत्री में वह शक्ति है, यदि आप उससे जुड़ लेते हैं तो आपकी समस्याओं का निदान हो जाता है। तो उसमें देखो गायत्री महाविज्ञान में भी लिखा उसके तत्वदर्शन। तो गायत्री महाविज्ञान में इतना से है, यदि आप रोगी हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, यदि आप प्राणहीन हैं तो प्राणवान बन जाएंगे, यदि आपका मन बस में नहीं है तो मन में नियंत्रण हो जाएगा। यदि परिस्थितियां आपकी प्रतिकूल हैं तो परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। एक बिल्कुल साइंस है, जैसे फिजिकल साइंस हो जाती है, स्पिरिचुअल साइंस है। इसको बस जीवन में लागू करने की जरूरत है। कुछ छोटे छोटे उसके प्रैक्टिकल साइंस सूत्र हैं, उनको पकड़ करके सामान्य सा जीवन हर व्यक्ति इसको कर सकता है। जैसा कि बताया गया है कि गायत्री परिवार में स्वच्छता, दहेज उन्मूलन, नशा निषेध, इस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो अतरौलिया की इकाई है, जो आप लोगों की इकाई है, अब तक कितने लोगों नशा से आपने उन्मूलन करा चुके हैं? देखिए, हमारे हर कार्यक्रम में
बाद में देव दक्षिणा होती है। कम से कम जिसके यहाँ यज्ञ होता है तो उसको हम खड़ा करते हैं, भैया एक बुराई छोड़ दो, एक नशा ही छोड़ दो। तो ऐसा देखता है सैकड़ों लोगों ने भी इसको छोड़ा है, उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और भाई साहब अभी देखिए इनकी 49वीं यज्ञ है, 49वीं यज्ञ में तो ऐसा नहीं, कम से कम एक कार्यक्रम में 5 लोग अगर जुड़े होंगे तो 200 लोग ऐसे छोड़ के इसका लाभ पा रहे हैं। छोड़ना अनिवार्य होता है, ये हमारा उनका निवेदन होता है, हम उनको अनुरोध कराते हैं। ये देखिए व्यसन से कितना आपको नुकसान होता है। तो जहाँ पे ये जो हाँ तरौलिया आज खड़े हैं समूह माता मंदिर पर, यहाँ भी गायत्री परिवार का संभवतः दूसरा या तीसरा यज्ञ हो रहा है, तो इस यज्ञ की क्या खास बात रही? इस यज्ञ में एक बड़ी विशेषता है। इस यज्ञ में पंचकोशी साधना का तत्व दर्शन बताया जाएगा। व्यक्ति कैसे अपने को स्वस्थ बना सकता है, कैसे प्राणवान बना सकता है, कैसे श्री समृद्ध से लबालब भर सकता है, ये इसकी विशेषता रहेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी, दिशा छात्र संगठन, नौजवान भारत सभा व विपुल मजदूर दत्ता के बैनर तले भारत के 11 राज्यों में देश में बढ़ती महंगाई व भ्रष्टाचार के विरोध में युवाओं ने भगत सिंह जन अधिकार यात्रा निकाल युवा अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से 12 मार्च को इस यात्रा की शुरुआत हुई, जो आज आजमगढ़ नगर में पहुंची और नगर भ्रमण कर लोगों को जागरूक कर विरोध दर्ज कराया। मीडिया से बातचीत में भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के सदस्य नेसू ने बताया कि 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस को लेकर हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत 12 मार्च से शुरू की है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से हम अमर शहीदों के विचारों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिन्होंने 23-24 साल में देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्होंने जिस भारत सपना देखा था, यह वो भारत नहीं, हम लोगों को उनकी विरासत से परिचय करवा रहे हैं। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, मेहनत कश जनता के लूट के खिलाफ ये यात्रा निकाली गई है। महंगाई चरम पर है। मोदी सरकार चुनाव के पहले नारा लगाई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपये तक पहुंची हैं, सिलेंडर 11 से 1200 हो गया है, भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा जनपद का भ्रमण करते हुए आज वाराणसी के लिए प्रस्थान करेगी। अपना बता दें। मैं हूँ निशु, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से। किस तरह का यात्रा निकला, क्या उद्देश्य है? ये यात्रा भगत सिंह जन अधिकार यात्रा निकल रही है पूरे देश भर में, भारत के 11 राज्यों में निकल रही है। 12 मार्च से इस यात्रा की शुरुआत की हम लोगों ने, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहादत दिवस पड़ता है। तो हम लोग इस यात्रा के माध्यम से एक तो अपने शहीदों के विचारों को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं कि इन क्रांतिकारियों ने 23 साल 24 साल की उम्र में शहादत दी थी, और जिस आज़ादी का सपना ये देखते थे ये वो भारत नहीं है, उस तरीके का आज़ादी ये नहीं है। तो हम लोग एक तो ये उनके विरासत से लोगों को परिचित करवा रहे हैं। दूसरा ये कि इस पूरे अभियान में, इस पूरी यात्रा में हम लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता और मेहनत कश जनता की लूट के खिलाफ ये पूरी यात्रा निकल रही है। अगर एक एक चीज़ पे बात करें तो आज महंगाई अपने चरम पर है। मोदी सरकार ने वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएगी तो महंगाई पे रोक लगाएगी, और इसने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन सत्ता में आने के बाद हालत ये है कि 1150-1200 में आज सिलेंडर मिल रहा है। डीजल पेट्रोल के दाम जो है वो 100 तक पहुँच गए हैं। तो आम जनता के ऊपर इतना टैक्स लाद दिया गया है कि वो महंगाई में पिस रही है, और दूसरी तरफ लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है। तो हम लोगों की इस यात्रा के तहत एक यह भी पूरी मांग है कि महंगाई पे रोक लगाई जाए तत्काल। दूसरी बात है कि जो छात्र नौजवान आज तमाम तरीके की डिग्री लेकर के इधर उधर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी आने का नाम नहीं ले रही है। तमाम सारे सरकारी विभागों को सरकार बेचने का काम कर रही है, और ठेके संविदा पे लोगों को कुछ कुछ नौकरी दे रही है। तो हमारा ये कहना है कि परमानेंट नौकरी की व्यवस्था की जाए। सरकार खुद मानती है कि करीब 60 लाख पद खाली है केंद्र और राज्य के विभागों में, तो उन 60 लाख पदों पे तत्काल भर्ती की जाए। एक मुद्दा हमारा तीसरा यह भी है कि जो आज चिकित्सा महंगी है, जैसे प्राइवेट अस्पताल जो है वो दुकान है, एक गरीब आदमी वहाँ पे जाकर के अपना इलाज भी नहीं करा सकता है। और हम ये मानते हैं कि सबके लिए चिकित्सा की व्यवस्था हो, तो एक हमारा इस यात्रा में यह भी एजेंडा है। एक एजेंडा ये भी जो हम लोगों ने बताया कि मेहनत कश जनता की लूट जिस हिसाब से चल रही है, आज कोविड के बाद लोगों का धंधा चौपट हुआ, तमाम सारे मजदूर अपने गांव इलाकों में पहुंचे। अब की स्थिति अगर देखी जाए तो उनकी आमदनी बहुत कम है, मतलब 7-8 हज़ार में तो गुजारा ही नहीं हो सकता जब इतनी महंगाई है। और वजह इसके जो नतीजा देखने को मिल रहा है कि करीब
आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चंद्रमा ऋषि आश्रम पर हनुमान जी का पूजन व अर्चन, सुंदरकांड का पाठ व हवन के साथ भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट रूप से आयोजनकर्ता विशाल उपाध्याय, श्रीमती विजयलक्ष्मी उपाध्याय, अमर्त्य उपाध्याय, जगदम्बा उपाध्याय, अभय तिवारी, प्रवीण उपाध्याय, प्रदीप त्रिपाठी, विवेकानंद मिश्र, अनिल तिवारी, देवी प्रसाद, आनंद उपाध्याय, अनुप कुमार पांडे व शिखा पांडे ने गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। साकल जो ना अपने आगे करके दोनों लोग गिरा दिया, अपने तरफ करके गिरा दिया बाबू। ओम शिष्ट कृत्य नमः स्वाहा, अपनी तरफ करके गिरा दो। हाँ चलिए, और कोई गिरा दिया तो अरे वो लगावा ना पतैया भैया, पत्ती लगा गिरावल जाला। अरे ओम ओम वसुधाराय नमः। बाबू हटाओ, बदला नहीं कर। आरती आज आनंद मेमोरियल एकेडमी में सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज के निर्देशन से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सेमिनार में आजमगढ़ जिले के 32 स्कूलों के शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेमिनार में रिसोर्स पर्सन के रूप में श्री C.K. सिंह प्रधानाचार्य, मऊ तथा श्रीमती मोनिका सारस्वत प्रधानाचार्य GD ग्लोबल स्कूल आजमगढ़ उपस्थित थे। उन्होंने कई नई शिक्षा प्रणाली के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए शिक्षकों को विस्तार रूप से बताया। अंत में स्कूल के प्रबंधक श्री शोभनाथ वर्मा, निर्देशक संतोष कुमार वर्मा, प्रधानाचार्य निर्मल कुमार पाल ने शिक्षकों को नई शिक्षा प्रणाली के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया। तो वो बच्चे क्या कभी ने किसी ने सोचा है क्या करते हैं? उनको तो बेचारों को कोई स्किल भी नहीं आती कि मेहनत करके कुछ कमा ले। लाखों रुपया खर्चा करके पढ़ाई पे वो 18,000 रुपया महीना नहीं कमा पाते हैं। क्या स्किल दी, क्या एजुकेशन, किस एजुकेशन की आप लोग बात कर रहे हैं कि आपने कई साल इन बच्चों को पढ़ाया और वो बेचारे 18-20,000 रुपया महीना कमाने लायक भी नहीं है। Is this education? यही पे NEP 2020 ने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आप बच्चों को कम से कम स्किल डेवलपमेंट की तो नॉलेज दीजिए, वोकेशनल एजुकेशन दीजिए। When you open the site of CBSE, you will find there are so many n numbers of skill development courses in CBSE. वो आपको इनकलकेट करने हैं अपनी एजुकेशन। बच्चा जब आपके पास से पास होकर के निकले आफ्टर 12th, वो इस लायक हो कि वो अपने लिए अगर 2 रोटी कमाने की जरूरत पड़े तो कमा सके, वो टैलेंट हो, या फिर वो एक्सप्लोर कर सके अपने करियर ऑप्शंस को। क्योंकि अगर उसके पास स्किल रहेगी तो उसके पास चॉइसेस ज्यादा होंगी। खाली बीएससी ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स या BA या BCA नहीं रह जाएगा या BBA नहीं रह जाएगा। यही 4-5 चीज हम लोग जानते हैं, जबकि इतने ऑप्शंस हैं कि जिसकी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रेजुएशन है, जेमोलॉजी में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्रीज है। किसी को नहीं पता ये चीज। कैसे वो लोग बनते हैं जो वॉल्केनो कहाँ फटने वाला है उसकी पहले से जानकारी निकाल लेते हैं, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए किसी को नहीं पता। कैसे कपड़े बनते हैं, किस थ्रेड को मिक्स करके क्या, कितने बच्चे हम अपने स्कूल से ऐसे निकालते हैं, एक भी नहीं।
ये बच्चे वो होते हैं जो गलती से सीख जाते हैं, काम में रहते रहते, वर्कशॉप्स में रहते रहते, इंडस्ट्रीज में रहते रहते। एनईपी ने हर उस पॉइंट को फोकस किया है जो एज अ स्कूल वी नेवर लुक इनटू। एनईपी इज टॉकिंग अबाउट जेंडर सेंसिटाइजेशन। ये 5+3+3+2 जो है मैम, मैं सबसे आखिर में बताऊंगी ये चीज, ठीक है, क्योंकि इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। दिस हैज बिकम जस्ट अ हवा कि बस एनईपी मतलब 5+3+3+2 क्या है, ये किसी को नहीं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में बीएस मैरिज हॉल में नगर निकाय चुनाव और जय भारत सत्याग्रह अभियान को लेकर कांग्रेसियों की एक बैठक हुई। बैठक में आजमगढ़, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, अयोध्या के कांग्रेस जिलाध्यक्ष उपस्थित थे। बैठक के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सत्यनारायण पटेल एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मणिन्द्र मिश्र एवं सचिव मनोज कुमार गौतम उपस्थित रहे। मीडिया से मुखातिब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सत्यनारायण पटेल ने कहा, 15 से 20 अप्रैल 2023 तक हर जिले में सत्याग्रह के रूप में जिला मुख्यालयों पर बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सत्याग्रह में कांग्रेस के अधिक से अधिक लोग भागीदारी करेंगे। जनता से जुड़े तमाम ज्वलंत मुद्दों एवं संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस जन बीजेपी की तानाशाह सरकार के विरुद्ध बड़ा सत्याग्रह करेंगे। सभी मुद्दों को लेकर जनता की अदालत में जाएंगे। इसी के साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव की भी कांग्रेस की तैयारी चल रही है। अभी सामान्य चर्चा चल रही है, आगे वरिष्ठ कांग्रेस जनों से चर्चा कर नगर निकाय चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। वर्तमान सरकार के लिए तो जो कहो वो कम है। अभी मेरे को बताया गया कि देश का गृह मंत्री जी आए थे, वो भी कुछ बातों को चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी जी से जो टकराएगा उसके हाशिए से होगा। तो ये गलत फहमी है उनको। ये हमारे यहाँ गुजरात में गृह मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में फरारी काटी थी कोई जमाने में, तड़ी पालक जिला बदर हुए थे। दुर्भाग्य इस देश का कि वो हमारे देश के गृह मंत्री। बीजेपी बार बार ये कह रही है कि विकल्प ही नहीं है बीजेपी। ये गलत फहमी है। विकल्प तो बताएगा, समय बताएगा। सर, राहुल जी का अगला कदम क्या होगा? किस तरह से जनता में जुड़ रहे हैं? जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जनता में रोष तो है, मगर कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं चलता है। महात्मा गांधी ने जब शुरुआत की थी, जब मुट्ठी भर लोग, तो देश की जब विश्व में जहाँ सूर्य अस्त नहीं होता जो हम कहते हैं, उनकी सरकार को सत्याग्रह से रवाना कर दिया। तो महात्मा गांधी के बाद राहुल गांधी जी सत्याग्रह से इस पार्टी को आप और हम देखेंगे कि यहाँ से विदा कर देंगे। क्या जनता को डर लग रहा है सर इस तरह की चीज़ें करने में, डायरेक्ट सामने आने में, विद्रोह करने में? पहले चीज़ें इस तरह से होती हैं। देखो, ये तो प्रजातंत्र तो है ही नहीं। अभी वर्तमान में शुद्ध रूप से सारी सरकारी एजेंसी देश की, चाहे वो ईडी हो, चाहे अन्य संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स, हर जगह डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इस प्रकार की बात कभी नहीं हुई। ऐसा प्रजातंत्र में कभी नहीं हुई, ये पहली बात हुई। आजमगढ़ पूर्वांचल जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार ने अपने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि आजमगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन 7 अप्रैल 2023 को हुआ। इनके आगमन में की योजनाओं का पिटरा खुल गया और साथ ही साथ सरकार के खर्चे पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो गया। वहाँ जितने भी महिलाएं उपस्थित थी, वह समूह सखी एवं आजीविका मिशन की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी का टोपी और गमछा पहनाकर पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार किया। लोकतंत्र पर करारा प्रहार है। देश के लोकतंत्र की प्रक्रिया को पार्टी के रूप में परिवर्तित करना आज या कल अभिशाप साबित होगा। कई करोड़ रुपया खर्च किया गया है, जो सरकार की आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है और यहाँ पर आजीविका मिशन समूह सखियों को इनकी तनख्वाह तक की भुगतान नहीं हो पाता है। उस पर सरकार गंभीर नहीं है। तमाम ऐसी बातें कही, सुनिए। परिचय दीजिए। हमारा नाम शिव मोहन शिल्पकार है, मैं पूर्वांचल जनमोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे? ये जो कल की जनसभा थी देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, ये सब कुछ ठीक था, लेकिन जो सरकारी सहायिकाएँ, जो समूह की महिलाएं, आजीविका मिशन के तहत काम करने वाली जो महिला थे, सरकारी कर्मचारी थे, सरकार के धन का इतना दुरुपयोग कर किया गया जिसके हदें सब पार कर दी। आखिर भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार करना है तो भारतीय जनता पार्टी के पैसे पर होना चाहिए। जो विकास की योजना है, खाका, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो कल समूह की महिलाएं, आजीविका मिशन की महिलाएं,
पंचायत मित्र सेक्रेटरी ग्राम पंचायत स्तर पर जो है 50-50 महिलाओं को गांव से लाया गया, जो सरकारी कर्मचारी संविदा माना जाएगा, तो उनको लाकर टोपी पहराकर और माला पहराकर आज इस प्रकार का किया गया है। एक तरह से जनता के साथ लोकतंत्र पर कड़ा प्रहार है। अगर आपकी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, सारी व्यवस्था उसकी मजबूत है, अगर उसकी व्यवस्था मजबूत है, अगर आपके कार्यकर्ता मजबूत हैं, तो निश्चित रूप से आप मजबूत हैं। लेकिन आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपने लोगों को दुनिया भर की अभिलाषाओं के साथ या आपने जो है उनके जो आजीविका मिशन काम कर उनको लाकर आपने जो वहाँ बैठा कर अपनी भीड़ दिखाई है, ये निश्चित रूप से एक धोखा है। मैं इस धोखे का विरोध करता हूँ और जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, मैं इसका बहुत जल्द ही RTI से जवाब मांगूंगा और पूर्वांचल जन मोर्चा इस प्रकार की जो घटित घटनाओं पर नज़र रखकर गांव चलो अभियान का कार्यक्रम शुभारंभ करेगी। मेरा यही निवेदन है सरकार से, अगर सरकार की नीतियां हैं तो सरकार के जो काम है तो सरकारी योजनाओं को परे करें, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी में 2024 का चुनाव प्रचार करना था, तो निश्चित रूप से अन्य राजनीतिक दल अगर इसे करते तो उसका विरोध इन लोगों द्वारा किया जाता था, जो बिल्कुल गलत था। एक तरह से आने वाले दिनों में इस प्रकार का जो है अभिलाषा बढ़ जाएगी और राजनीतिक दल जो है इस तरह काम करेंगे और जनता का शोषण ग्रहण होगा। इसी के साथ मैं अपने बारे में विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय पूर्वांचल जन मोर्चा। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर आज शनिवार को अतरौलिया थाने पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीआईजी अखिलेश कुमार ने थाने पर पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान कुल 9 प्रार्थना पत्र राजस्व संबंध प्राप्त हुए, जिसमें एक मामले का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष 8 मामलों को संबंधित लेखपाल को देते हुए मामले का समाधान करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर तहसीलदार अभिषेक कुमार सिंह भी मौजूद रहे। डीआईजी ने पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र के सही निस्तारण पर अपराधी से उसके फोन पर बात भी की तथा उसकी संतुष्टि पूछी। उन्होंने कहा कि यदि किसी लेखपाल को पैमाइश के दौरान फोर्स की जरूरत हो तो वह तत्काल बताए तथा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लेखपाल को सरकारी काम करने से रोक रहा हो तो उसकी सूचना दे। इसके साथ ही उन्होंने अतरौलिया थाने का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाने की शिकायत रजिस्टर, वीट रजिस्टर सहित अन्य संबंधित पत्रावलियों की जांच भी की। डीआईजी ने थाने के निरीक्षण के दौरान थाने में खड़ी बाइकों के बारे में भी जानकारी ली। डीआईजी ने बैरिक का निरीक्षण किया, साथ ही थाना परिसर में सफाई व्यवस्था का हाल जाना। उन्होंने थाने के कंप्यूटर रूम, बंदी गृह, अपराध रजिस्टर, शस्त्र रूम, भोजनालय, कैमरे सहित पूरे थाने परिसर का निरीक्षण किया और जन सुनवाई के दौरान ट्रेनी IPS अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। ऐसे सुनाते हैं कि डीआईजी अखिलेश कुमार ने क्या कुछ कहा। सर, आज अतरौलिया थाने में निरीक्षण भी किए हैं और समाधान दिवस पे आए हैं, क्या दिशा निर्देश दिए गए? समाधान दिवस के क्रम में हम अतरौलिया थाने पे आए थे। समस्याओं के समाधान देकर परिवादियों से बात की। समस्याओं का समाधान काफ़ी गुणवत्तापूर्वक यहाँ किया गया है। कई जो आज कंप्लेनेंट आए उनसे भी जब वार्ता की गई तो संतुष्ट हैं, तो पुराने वालों से भी वार्ता कराई गई तो वो भी ज़्यादातर लोग संतुष्ट हैं। 1-2 जगह ऐसी हैं जहाँ संयुक्त टीम की आवश्यकता है, तो इसके बाद में चली जाएगी। उसके बाद एक सामान्य तौर पर थाने का मोटा मोटी इंस्पेक्शन किया गया। कुछ इश्यूज़ हैं वो बताए गए हैं। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग के निर्देश पर जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत सरायमेरी पुलिस ने दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना के बारे में आपको बता दें कि 21 मार्च 2023 को वादनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि बाजार से आते समय विपक्षी जितेंद्र चौहान वादनी का हाथ खींचकर गेहूं के खेत में ले गया और उसके साथ छिड़खानी दुष्कर्म किया, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो इस घटना का मुख्य आरोपी था। आजमगढ़ जनपद में बिलरियागंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर दहेज हत्या का आरोप लगा है। बता दें कि 7 अप्रैल 2023 को वादी मुकदमा अजय यादव उर्फ साधु यादव पुत्र घनई यादव द्वारा निवासी ग्राम सहुआरी थाना मोहम्मदाबाद गहना जनपद मऊ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि उसकी चचेरी बहन लक्ष्मीना यादव उम्र 22 वर्ष की शादी उमेश यादव पुत्र श्यामलाल यादव साकिंग साहबुद्दीन थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के साथ 9 मई 2022 को हुई थी। उसकी बहन को दान दहेज की बात को लेकर उसके पति और ससुराल के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और 7 अप्रैल 2023 को उसके पति और ससुराल के लोगों द्वारा उसे मारपीट कर फंदे पर लटका दिया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और आज पुलिस ने श्यामलाल यादव पुत्र स्वर्गीय गणेश, उमेश यादव पुत्र श्यामलाल यादव, हरिश्चंद्र यादव पुत्र श्यामलाल यादव और मीना देवी पत्नी श्यामलाल यादव, जो सभी थाना बिलरियागंज के अंतर्गत साहबुद्दीनपुर गांव के रहने वाले हैं, को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। खबर भदोही जिले से है, जहां शनिवार को गोपीगंज कोतवाली परिसर में समाधान दिवस के दौरान एसपी डॉक्टर अनिल कुमार व एस और एडीएम
रविंद्र कुमार ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश दी। वही फरियादियों को पावती पर्ची भी दी गई ताकि समयबद्ध तरीके से शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जा सके। शनिवार को गोपीगंज कोतवाली परिसर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार व एडीएम रविंद्र कुमार पहुंचे। अधिकारियों के समक्ष फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए, जिन्हें एसपी की पहल पर पावती पर्ची दी गई। साथ ही उन्होंने प्रचार पर्ची को बनाने का निर्देश दिया। एक पर्ची शिकायतकर्ता को, दूसरी हल्का इंचार्ज, तीसरा संबंधित राजस्व विभाग को ध्यान पर रखने को, ताकि शिकायतों का ससमय निस्तारण सुनिश्चित कराया जा सके और इसमें संबंधित अधिकारियों की लापरवाही पर उनकी जवाबदेही तय की जा सके। उन्होंने जल्द से जल्द शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। एसपी व एडीएम ने थाना समाधान दिवस के रजिस्टर का भी अवलोकन करते हुए पूर्व में आई शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता की जाँच की। उन्होंने निर्देशित किया कि इस क्षेत्र में कब्जाधारियों को चिन्हित कर उनसे भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। इसके अलावा अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में त्वरित संज्ञान लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करें। शिकायतों साथ ही उन्होंने शिकायतों के अगर किसी भी तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरूरत पड़ने पर जिस मामले में एक बार शिकायतें आ रही हो उनके विरुद्ध 107, 116 की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। थाना दिवस पर कुल 25 मामले आए, जिनमें एक थाना से संबंधित 24 मामले राजस्व के थे, जिन्हें संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया गया। गाजीपुर पुलिस ने हत्यारिन महिला को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की हत्या की थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। विस्तार से खबर में आपको बता दे रहे हैं कि एक एप्लीकेशन के माध्यम से जिसमें लिखा गया था कि सादर अवगत करना है कि आज 8 अप्रैल 2023 को समय करीब 7 बजे सुबह सूचना मिली थी, जिसमें थाना मरदा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हमीरपुर के ग्राम प्रधान हमीरपुर द्वारा फोन करके थाना मरदा को बताया गया कि एक महिला जिसका नाम नीतू यादव, पत्नी अजीत यादव, निवासी हमीरपुर थाना मरदा, उम्र करीब 35 वर्ष है, रात्रि में सो रहे अपने दो मासूम बच्चों को, जिनका एक 5 साल का एक आरव था और एक 10 माह के हार्दिक था, गला रेतकर हत्या कर दी है। सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष मरदा द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए घटनास्थल का निरीक्षण कर महिला को गिरफ्तार किया लिया गया है। हत्या की सूचना पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और परिवार से घटना के संबंध में जानकारी ली गई। थानाध्यक्ष मरदा को नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद महफूज मौजूद हैं। लॉ एंड ऑर्डर की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एसपी साहब, मरदा थाना क्षेत्र के हरकरनपुर गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक मां ने ही अपने 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। क्या मामला है और क्या कार्रवाई की गई? सुबह 7 बजे के करीब थाना मरदा को ये सूचना मिली थी कि 2 अबोध बच्चों का गला रेत दिया गया है। तत्काल मौके पे स्थानीय पुलिस पहुंची। उसके बाद सभी अधिकारी, मैं भी वहां गया। तो पूरा घटनाक्रम यह है कि वहां पर एक महिला ने अपने 2 बच्चे, जिनमें एक की उम्र लगभग 10 महीने है, एक की 5 साल है, उन्हें दोनों का गला रेत दिया था। जो बातचीत परिजनों से हुई है और महिला से भी हुई है, तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और ऐसा महिला के परिजनों का भी कहना है, ससुरालीजनों का भी कहना है। उसका पति जो है वो भारतीय सेना में कार्यरत है, जम्मू में वो आ रहे हैं। परिजन से कहा गया है कि भाई जो भी तहरीर देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी दोनों बच्चों का पीएम कराया जा रहा है। जो बात करने से लग रहा है तो महिला थोड़ी सी जो कुछ मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है। बाकी बहुत ज़्यादा टिप्पणी उस पर हम नहीं कर सकते हैं। जो बातचीत करने से और जो अभी परिजनों ने बताया है, बाकी हमारी महिला पुलिस की टीम उनसे पूछताछ कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे फिर रखे जाएंगे। लेकिन ये है कि रात में किसी समय उसी के द्वारा अपने दोनों बच्चों को साथ घटना कारित की गई है।